प्यारे बच्चों, क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं? टेस्ट में स्कोर है कि बढ़ ही नहीं रहा है, या स्कोर अब धीरे धीरे कम हो रहा है? तो आप भी हमारा ध्यान रखिए, परेशान ना होइए। स्क्रीन पे दिख रहे जो लोग हैं, मैंने उनको कैसे सफलता दिखाई, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने लिया है वो उत्तर प्रदेश जीके का क्वेश्चन है। और बच्चों, मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, छांट बीन के। तो इससे आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि क्या पढ़ूं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है पूरे कंटेंट से, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 6-6 8-8 घंटे की वीडियोज हैं एक चैप्टर पे, एक विषय पे। तो आप उतना पढ़ नहीं सकते, उतना दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, खाली देखेंगे बस, इतना होगा। बेहतर ये होगा कि छांट बीन के आपको दिया जाए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या उसमें अप्रोच रखना है। चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैंने लिया है और उसमें मैं अप्रोच आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बताता हूं। तो अब चलिए सीखते हैं, समझते हैं और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो देखो, यूपी जीके के 3-4 क्वेश्चन पक्का है आएंगे, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो मैंने इसलिए यूपी जीके से शुरू किया है, फिर उसके बाद से हिंदी और रीजनिंग मैथ भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही जवाब है 1950, जब देश आजाद हुआ। तो ये संयुक्त प्रांत का पहले नाम था अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंस, और उसका शॉर्ट फॉर्म यूपी होगा। तो लोगों ने कहा यूपी को यूपी ही रहने देते हैं, बस यूनाइटेड प्रोविंस की जगह उत्तर प्रदेश रख देंगे। तो 1950 में ऐसा हुआ था। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित कहाँ है? मेरठ में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, या शाहजहांपुर में है? तो सही जवाब है बच्चों डी, शाहजहांपुर में। ये जरूर पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक तीसरा क्वेश्चन भी यूपी जी के संबंधित है। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? निम्नलिखित में से चुनाव करिए आप। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम या केरल? तो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों जम्मू और कश्मीर। कश्मीर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? जो लोकसभा चुनाव है वह जो नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों चुनाव आयोग, उसके पास इस बात का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सौर मंडल का कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला मेरे प्यारे बच्चों ग्रह है, आप जानते ही हैं, शुक्र ग्रह है, जो पृथ्वी से हमको दिखाई देती है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब इसके उपनाम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित, पंचायती राज पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। ये तो बहुत ऐसे चैप्टर है ना, पंचायती राज और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो टॉपिक है ना, इनमें क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना कि आपको आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो दुनिया भर का काटू बकाटू, लेकिन सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है इतने समय में। आपको बेस्ट चीजें छांट बीन के बता रहा हूँ। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्या पढ़ लेना है। इतने ही कम समय में आप बेनिफिट पा जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली में जो डॉट डॉट दिया है, श्रेणी संरचना होती है, कितने स्तर की श्रेणी की संरचना होती है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, जिसमें नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है ये पूछा गया है। अब पहले आप जानते ही हैं, पहले इसका नाम था क्या था, आप बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए, नीति आयोग का पहले क्या नाम था? एक सलाह देने वाला निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सलाह देने वाला निकाय है, इसका पहले नाम ही ये था। क्या नाम था? योजना आयोग नाम था। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ए, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, या फिर क्लोरोफिल? तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों जल। दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में कैसे परिवर्तन होता है? जीवाणु द्वारा,
कवक द्वारा, एंजाइम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। सही जवाब है जीवाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसे थक्का बनने से रोकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है ये, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछ चुका है। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हिपेरिन, यही है जो थक्का बनने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का केटू माना जाता है गॉडविन ऑस्टिन, कराकोरम सीरीज में है ये गॉडविन ऑस्टिन, केटू इसका नाम है। हालांकि इसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन क्योंकि वो भारत का अखंड हिस्सा है इसलिए हम उसे अपना ही, ये हमारा ही है, इसे लेते हैं। बात आती है कि अगर वर्तमान में भारत के कब्जे में कौन सा है, तो इस हिस्से में जवाब होता है कंचनजंगा। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? वृद्धि माने आय में वृद्धि होती है तब मांग में गिरावट होती है, कि आय में कमी होती है, दुगुना हो जाती है, स्थिर हो जाती है? मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब है वृद्धि। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस लेता हूं, लेक्चर वीडियोज भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं। अगर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप उसको परचेज करते हैं तो 299 रुपये में पूरा मैथ पढ़ने को मिलेगा। वो मैथ एसएससी, जीडी, आपका अग्निवीर, यूपी पुलिस, सब बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो उसको आप पढ़ सकते हैं, डेमो वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों रीजनिंग की अगर आपको पढ़नी है, सिर्फ रीजनिंग मैथ नहीं पढ़ना है, तो 299 में पूरा रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं। और अगर आपको दोनों पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मात्र 449 रुपये लगेंगे। 449 रुपये में पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग कवर कराऊंगा। जरूरत पड़ने पे वीडियो कॉल की मदद से डाउट क्लास क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी यह संभव है और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जब समय आप पर समाप्त हो जाएगा तो जो जिसको मैंने काटा है, जैसे 599, 599, 999, यही प्राइस हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है। चलिए मैं आपको नया क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी, कीबोर्ड, सीपीयू, या हार्ड डिस्क। तो प्यारे बच्चों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। जो मस्तिष्क में जो उसका मेन हिस्सा होता है वो होता है सीपीयू, ब्रेन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 16 मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, या सर्वोच्च न्यायालय। देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के अंदर ही आते हैं और संसद इसका सही जवाब है, वही कर सकता है। एक बहुत फेमस मुकदमा हुआ था जिसमें मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों पे में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, केवल ये डिस्कशन हुआ था। वो मुकदमा अगर आप में से कोई जानता है तो टाइप करके बताए कौन सा ऐसा मुकदमा था जिससे ये बात साबित हुई थी कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्यारे बच्चों? पृथ्वी की सतह पर जो सैलों के टूटने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? असल में टाइपिंग में इधर उधर मिस्टेक हो चुका है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी की सतह पर जो जो चट्टानें होती है, सैल जिसको बोला जाता है, उनको उनके टूटने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपर्दन, अपक्षय, अघर्षण, संघर्षण, क्या कहते हैं आखिर? तो सही जवाब है बच्चों अपक्षय कहते हैं उसको। अपक्षय कहा जाता है उसको, टूटने की जो प्रक्रिया है अपक्षय के नाम से जानी जाती है। तो विकल्प संख्या 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? रेपो रेट, नैतिक उत्तेजना, क्रेडिट समभाजन, सार्वजनिक ऋण। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये हमारी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बचा सार्वजनिक ऋण, ये हमारे मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? अलेक्जेंडर तो था नहीं उस समय जिससे हराया इसने, तो सही जवाब है सेलुकस। सेलुकस कमांडर था। मेगास्थनीज एक इंडिका के लेखक हैं। सेलुकस ने लड़ाई लड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। सेलुकस सिकंदर का, अलेक्जेंडर का सेनानी था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, या फिर कॉपर। बेटा सही जवाब है मैग्नीशियम, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसे टैग करूंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा जब गर्म हम करते हैं तो जब 4 डिग्री होता है उस समय घनत्व उसका ज़्यादा होता है, या गर्म करिए ठंडा करिए, जब भी डिग्री हो 4 डिग्री पे पहुंचता है तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये हमारे उत्तर प्रदेश सिपाही की परीक्षा के उद्देश्य से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और चुनाव में आधारित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर है। लोग लोकसभा के मिनिमम आयु या फिर राज्यसभा के न्यूनतम आयु पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग याद रखते हैं, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है CAD, जिसको हम लोग कैड भी बोलते हैं, कैड का असंक्षिप्त नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन या फिर कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। सही जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी विकल्प सही आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो बच्चों पहला विकल्प है सेफ्टी पिन, दूसरा विकल्प है भाप का इंजन, तीसरा है प्यारे बच्चों सेफ्टी लैंप, चौथा है एक्सरे। तो प्यारे बच्चों सही जवाब है सेफ्टी लैंप। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल से भी संबोधित किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमारा भारत का पड़ोसी है भूटान, जिसे ड्रकयूल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वर्ष 1930 में खाली जगह छोड़ने के बाद की गिरफ्तारी के कारण पेशावर के सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। वाह भाई वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन। ये देखो क्वेश्चन जो भी छांट छांट के लाया हो ना, ये सभी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। इनको आप जरूर तैयार करिए, देखिए अंत तक वीडियो, देखते हैं कौन अंत तक इसको पूरा देखता है, और जो देखा है अंत तक उसे ये कमेंट जरूर करके बताए कि मैंने पूरा वीडियो देखा। तो भारत में सर्वोत्तम गणना कब की गई थी। तो सही जवाब है 1872 ईस्वी में की गई थी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसके द्वारा ये कराई गई थी, कौन सा उस समय गवर्नर था भारत का। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। 30वां क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली। जब 1857 की क्रांति के बाद से शाह आलम को ढूंढा जा रहा था, तो बहादुर शाह जफर को ढूंढा जा रहा था, सालों नहीं बहादुर शाह जफर को ढूंढा जा रहा था, तो वो वहीं हुमायूं के मकबरे के पास बैठे हुए पाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनुक स्थानीय पवन चलती है, प्रेयरी, सवाना, पंपास या फिर वेल्ड। सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। सही जवाब है प्यारे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 33 जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। दूसरा विकल्प कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तीसरा विकल्प है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। चौथा विकल्प है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों, डी, यही सही आंसर है। एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वही घनत्व कहलाती है। अब ये हमारा जो करंट अफेयर पे क्वेश्चन इसके बहुत पूछे जाते हैं कि फलाने व्यक्ति को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया या फलाने क्षेत्र से संबंधित कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है। लेकिन ये सभी नहीं पूछते हैं ना बताते हैं कि आखिर कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे बच्चों 6 सही आंसर है, 6 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला पर अपने चर्म पर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है सही जवाब जहांगीर। जहांगीर के टाइम को कहा जाता चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत बढ़िया सवाल और इसका सही जवाब ज्योतिबा राव फुले। गुलामगिरी नाम की किताब इन्होंने लिखी थी।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू की। वाह, ये सवाल है, इसको कहते हैं सवाल, क्योंकि अब तक इस पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि जीएसटी कौन सा अनुच्छेद में है, किसने लागू की वगैरह वगैरह। विश्व में कहाँ लागू हुआ था, तो सही जवाब है फ्रांस में लागू किया गया सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 22? पहली चीज समझ लो, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, ये अनुच्छेद 22 कहता है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे कैसा अवयव कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय। तो सही जवाब है बच्चों विस्मयादि बोधक। इसमें अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक के भाव से होता है, तो विस्मयादि बोधक सही जवाब है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बिटिया, डिब्बा डिबिये, डिबिये तो नहीं होता है बेटा, डिब्बा डिबिया होता है, तो यहाँ पे यही मिस्टेक है। श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं, एकदम सही जवाब है। यहाँ पे जो मात्रा है इसका ध्यान रखिएगा, वधु और वधु दोनों में अंतर है, और जब प्लूरल होता है तो छोटा बड़ा उससे छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की एक बोली है? बहुत बढ़िया सवाल। ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी। दो सही जवाब प्यारे बच्चों बी, पश्चिमी हिंदी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है, ये हमको बताना है। पुनर्जन्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब है सी, पुनः फिर जन्म। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? उ, ई, उ, ए। तो सही जवाब है डी, यही है संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यह पंक्ति का किस प्रकार का अलंकार है? यह पंक्ति का तो उपमा, अनुप्रास, रूपक, प्रेक्षा। उपमा सही जवाब है। क्यों उपमा सही जवाब है? क्योंकि हरि के पदों को कोमल कमल से तुलना की गई है, तो उपमा दी गई है, तो सही जवाब है उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप कौन सा है? मतलब कर्म की जो प्रधानता होती है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस अंग्रेजी में कहा जाता है। तो कर्म यहाँ पे खाना है, तो खाना की प्रधानता जहाँ दी गई हो, और इसमें पहचान ये होती है कि से या के द्वारा जो यूज किया जाता है, से या के द्वारा जिस वाक्य में निहित हो, वही वाला विकल्प सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 46, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। कौन से विकल्प में है जो अशुद्ध वाला हिस्सा वो बताना है। तो सही जवाब बच्चा डी वाला, मन नहीं होती है, ये वाला गलत है, यहाँ पे सही होगा मन नहीं होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अक्षमा, अक्षम्य, अक्षम्य या अक्षम्य। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और क्योंकि ये देखो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनेक शब्द के लिए एक शब्द यूपी पुलिस में भी आएगा, कांस्टेबल वाली परीक्षा में, एसआई में भी आएगा, और जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है या हो रहा है उसमें आएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, और इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए आप खूब बढ़िया से खूब सारा सेट इकट्ठा करके रटना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है अक्षम्य, डी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है? विभत रस या भयानक रस, शांत रस या कर्ण। सही जवाब है डी बी, भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 49, अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी। तो सही जवाब है बच्चों डी, स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है अनुस्वार उसको कहते हैं। जैसे संदेश बोलते हैं हम लोग, तो संदेश में जो स के ऊपर लगा हुआ है बिंदी उसे कहते हैं अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब पंक्ति चुनिए जिसमें दिया हुआ हो कि स्त्री के लिए पर्यायवाची हो। तो त्रिया होता है, वनिता होता है, और नारी, यही विकल्प सही है 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? प्यारे बच्चों सही जवाब है ब्रज भाषा, ब्रज बोली।
तो ये हमारा, अब ये आप कमेंट करके बताइए कि ब्रज बोली जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रेखांकित है यहाँ पे पक्षी। आपको पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है वो चुनना है। अंडज है, खग है, नवचर है, पंकज नहीं है। सही जवाब है पंकज। अब आप कमेंट करके बताइए आखिर पंकज किस शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। कौन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता? तो प्यारे बच्चों सही जवाब है बी, जयशंकर प्रसाद। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? जिनका संबंध आध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द कौन सा होगा? तो सही जवाब है ए, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 55, हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, हाथ के लिए लिखित या हाथ में लिखित। सही जवाब है हाथ से लिखित, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 56 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है गमला, क्योंकि ये विशेषज शब्द है। अब आप कमेंट करके बताइए आखिर गमला कौन से देश का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो एक ही शब्द दिख ही रहा है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के शुरू में लगे वो होता है उपसर्ग, अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब देखो परसर्ग पे क्वेश्चन भी आ गया, शब्द के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? बी वाला विकल्प सही आंसर है परसर्ग। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये कौन सा समास है? बच्चों ये देखो, जब भी यह किस रूपी टाइप का कुछ आ जाए ना तो उसमें क्रमधारय समास होता है, विशेषता बताता है, अग्नि की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, या क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध की अग्नि जैसी भी जो क्रोध हो, तो इसमें विशेषता वाली बात आ गई, इसलिए क्रमधारय होगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि या अवधि? तो सही जवाब यही है। ऐसा ऐसा जो शब्द दो हो जो समान रूप है, मिलते जुलते हों और इनके अर्थ उनके अलग अलग हों, तो 60 का ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? ये पहचान पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो गिन गिन के बता देंगे, लेकिन अगर आप इसके मतलब ही नहीं जानते हैं, आप जानते ही नहीं है कि नियम क्या है, कितने में कितने चरण होते हैं, कितने में कितने मात्राएं होती हैं, तो बहुत कठिनाई होती है। सही जवाब है कुंडलियां। क्वेश्चन नंबर 62 है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन विकल्प वाला चुनाव करिए। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो डी का चुनाव करिए। वाक्य देखो एक ही है ना। अब उसमें तुमको ये बताना है किस वाले हिस्से में गलती है, और इतना कम समय बचा है तो आप बहुत ज्यादा पढ़िए मत, ना पढ़ने की कोशिश करिए। आप अगर आपको सारा कंटेंट करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इससे सीरीज में जितने क्वेश्चन बनाए हैं मैंने उन सबको देख जाइए, जितने वीडियो बनाए सबको देख जाइए, और सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना के इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप उसको जरूर चेक करिए। मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया है अलग से, आप लाइव पढ़ाया मैंने, लाइव सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं, और उसका भी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। इसमें कौन सी त्रुटि है, कोई त्रुटि है भी कि नहीं है? तो सही जवाब प्यारे बच्चों बी की का नाश करेंगे, बी शत्रु का विनाश करेंगे, हाँ होना चाहिए, नाश नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल से स्पष्ट कीजिए। मैंने कौन सा ऐसा वाक्य है जो पूर्ण वर्तमान काल में है, जो काम होता है, हो चुका है? ठीक है, और ये क्यों बढ़िया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं काल पे। तो इसके लिए सही जवाब है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यह समय पूरा हो चुका है, इसलिए इसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? देखो ये क्वेश्चन बड़े कई सारे क्वेश्चन को मिला के दिया है। महुक, महुआ, ये गलत है। अछवाट या अखाड़ा, ये सही है, विकल्प संख्या बी सही है। आर्द्रक नहीं, आर्द्रक होता है, आर्द्रक। और यहाँ पे ये चीज भी अब आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर अदरक का तत्सम क्या होता है, महुआ का तत्सम क्या होता है, ईख का तत्सम सही क्या होता है, कमेंट करके बताइए। बाकी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है। भाषा को अलंकृत करने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ओके, देखते हैं बाकी विकल्प क्या कह रहे हैं। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, से दूसरों को प्रभावित करने के लिए का सही सरल तरीका है। तो बच्चों बी वाला विकल्प सही है, प्रभावी करता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। एकदम साफ साफ दिख रहा है, चतुर इसका सही आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, जो कह रहा है कि WTPMIFB के बाद क्या होना चाहिए। अगर आप नंबरिंग करने में अच्छे हैं तो काम आपके लिए बहुत आसान है, नहीं कर नंबरिंग करने में अच्छे हैं ए से जेड तक लिखिए। ए से जेड तक लिखने के बाद आप उसको नंबरिंग करके चेक करिए कौन सा अक्षर कौन सा नंबर पे आएगा। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। डब्ल्यू आता है 23 पे, बी टी आता है 20, 15 पे 16 पे आएगा पी, 13 पे एम, 9 पे आई, 6 पे एफ, 2 पे बी। अगर हम इसका कोई सीरीज देखें तो पता चलेगा कि क्या क्रम चल रहा है। देखो ध्यान से, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, 3 का अंतर, 4 का अंतर, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 का अंतर। जो सीरीज चल रहा है उस हिसाब से 3 का अंतर, 2 में से 3 घटा नहीं सकते हैं, माइनस में चला जाएगा। तो आप एक काम करिए, जब भी 2 में से ज्यादा संख्या घटाना तो 26 जोड़ के तब घटाइए। 26 2 28 में से 3 घटाएंगे आप, आएगा 25। 25 नंबर पे अक्षर होता है वाई। अब इसके बाद इसमें से हमें क्या घटाना है प्यारे बच्चों, 4 घटाना है। तो 25 में से 4 गया 21, 25 यहाँ होगा, 25 में से 4 गया 21, 21 पे होता है यू, वाई यू सही जवाब है सी। देखा आपने, नंबरिंग कर लिया तो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि लुप्त जो पद है वहां पे क्या होना चाहिए, ये बताइए। देखते हैं क्या सीरीज चल रहा है। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ देखो डी लिखा है, डी के बाद ई, इसके बाद एफ छोड़ के जी, एच, आई छोड़ के जे, के। हम लोग इसके पीछे वाले को पता कर सकते हैं इसी तरह से। सी छोड़ के डी आया होगा तो पहले क्या रहा होगा, बी रहा होगा और फिर ए रहा होगा। ए से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है, और देखो यहाँ ए और यहाँ दिया है बी, बी वाला विकल्प सही है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी लुप्त जो दिया है उसकी जगह पे क्या होगा ये बताना है आपको। आधा काम आपके नंबरिंग करने से अंतर निकालने से हो जाता है। तो चलो हम लोग अंतर निकाल के देखें क्या आएगा। 56, 90, 132, 184 और 248। ठीक है, तो चलो हम इसमें अंतर निकाल के देखते हैं। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3। ओके, अब यहाँ नंबर निकाल के अंतर निकाल के देखते हैं। 12 में से 10 गया, 12 में से 2 0 गया 2, 13 में से 9 गया 4। यहाँ घटा कर देखते हैं। 8 में से 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 52। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 34, 42, 52, 64। इनके बीच का भी डिफरेंस देख लेते हैं। 8 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। आगे क्या होना चाहिए, 14 का डिफरेंस होना चाहिए। प्यारे बच्चों 14 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 64 में 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 78, और उस 78 को 248 में जोड़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए हम जोड़ के देखते हैं। 8 8 16 के 6, हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 7 4 11 के 1 1 12, तो 1 3, 326 सही जवाब है बी वाला विकल्प। ठीक है प्यारे बच्चों, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो सीरीज है वह क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए, ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो सीरीज है बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार सीरीज है। देखो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का है आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है इस तरह क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, और इसमें भरपूर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आपको मैं अप्रोच बता देता हूँ। अब इतना समय बचा नहीं कि आप 50-100 क्वेश्चन लेके बैठ के सॉल्व करिए। मैं अप्रोच बता देता हूँ, कनेक्ट करके देखा जाता है इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, इससे इसका क्या संबंध है। गौर से देखने में पता चल रहा है कि 0 में 4 जोड़ दो 4 हो जाएगा, 4 में फिर 4 जोड़ दो 8 हो जाएगा, 8 में फिर 16 जोड़ो। तो बहुत कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा है, लॉजिकल होना चाहिए। और सोचो 0 को 4 हम कैसे बना सकते हैं, तो इसमें 4 जोड़ के
4 बना सकते हैं। आगे देखो 4 में 8 और इसको देखो, हाँ देखो ये एक चीज क्लियर हो रहा है। देखो ये 4 और 0 को जोड़ेंगे तो होगा 4 और उसका दोगुना करेंगे तो 8, ठीक। फिर यहाँ देखो 4 और 8 को जोड़ के 12 हो गया, 12 का दोगुना करेंगे तो 24, 24 और 8 को जोड़ोगे तो 32, 32 का दोगुना करोगे तो 64, 64 ऐसे करके यहाँ भी किया गया है और इसको भी हम भी वही ऐसा करेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो यहाँ पे उसने किया है वही हम फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे मैंने समझा ही दिया कि दो दो ठो जोड़ के दोगुना करके आगे लिख दिया गया, दो दो ठो जोड़ के दोगुना करके आगे लिख दिया गया। तो हम इसको भी जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के और दोगुना कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 176 में 64 जोड़ेंगे, 6 4 10 के शून्य, हाथ में आया 1, 6 6 13 14 के 4, हाथ में आया 1, 1 1 2, 240 में दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 480। सही विकल्प क्या है? डी वाला सही विकल्प है 480। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि अमित दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में दाहिने मुड़कर 25 मीटर चलता है। बताइए कि ये आरंभिक स्थान सब कितनी दूरी पर है? अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लेते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों बनाना जरूरी है? ताकि आपको पता रहे कि दक्षिण उत्तर का दिशा में भ्रमित ना हो जाए आप, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले दक्षिण चलवाते हैं अमित को। यहाँ से मान लो अमित का ये पॉइंट है, यहाँ से हम इसको दक्षिण चलवाएंगे। कितना मीटर चल रहा है? 20 मीटर, ठीक। चलने के बाद बाएं घूमता है, तो बाएं घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा? देखो जब नीचे मुंह रहेगा, गलती हो गया, इधर होगा, नीचे मुंह रहेगा तो उल्टा इधर हम ले जाएंगे इसको और ये 25 मीटर चलाएंगे इसको, ठीक है, ओके। फिर पुनः दाहिने मुड़ता है तो नीचे हो जाएगा दाहिने और 15 मीटर हम लिखेंगे क्योंकि 15 मीटर चला है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, अंत में दाहिने मुड़ता है। जब नीचे मुख है तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर जाएगा और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चल रहा है तो एकदम सीधे इसके सीधे में आ जाएगा। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? टोटल दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। कैसे पता कर सकते हैं हम? 20 मीटर तो यही है और 15 मीटर के सामने का 15 मीटर ये हो गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों? 35 मीटर हो गया। सही जवाब है बी। आओ क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। कह रहा है कि जो संबंध भीरू यानी डरपोक का गधे से है, वैसे धूर्त यानी चालाक का किस जानवर से है? खरगोश, लोमड़ी, घोड़ा, चींटी। आप सभी जानते हैं चालाक लोमड़ी फेमस है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोमड़ी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बच्चों। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। 392 का जो संबंध 28 से है वही संबंध 722 का किससे है? कैसे बना सकते हैं 392 का 28? 392 का 28 देखो, हाँ देखो हो जाएगा। 392 का आधा होता है 2 एकम 2, दोनों 18, 2 छः 12, 196। जो इसका संख्या है उसका आधा करके वर्गमूल करके दोगुना करेंगे। वर्गमूल मतलब 392, 196 का वर्गमूल होता है 14, 14 का दोगुना करेंगे तो 28, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28। तो अब तो हमने पैटर्न पकड़ लिया, अब इसमें भी 2 से भाग देते हैं। 722 में 2 से भाग देंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 361 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? 19 होता है। उसमें हम 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 38। सही जवाब है 38, विकल्प संख्या ए, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनना है। CFIL का जो संबंध ORUX से है वो उसी वैसा ही संबंध DGJM का किससे होगा? तो CFIL का ORUX से क्या संबंध है? ये संबंध ढूंढना बहुत जरूरी है। तो 3 नंबर पे नंबरिंग कर लो, बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। 3 नंबर पे है C, 6 नंबर पे है F, 9 नंबर पे I, J L है, 12 नंबर पे JKL, ठीक है। और होता है 15 नंबर पे, 18 नंबर पे R, 21 नंबर पे U और 24 नंबर पे X। सोचो 3 को क्या करूं कि 15 बन जाए, 12 जोड़ना पड़ेगा। 6 को 18 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। 9 को 21, इसको 9 को 21 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 को 24 बनाने के लिए 21 जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा।
12 12 12 12 जोड़ दिया गया है। फिर वही विकल्प हम लोग प्रश्न वाले में जो पूछा है उसमें भी वही काम करेंगे। डी जी जे एम 4 7 10 और 13 12 12 जोड़ेंगे। चलो 12 जोड़ेंगे, 12 4 16 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 12 13 25 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम जोड़ लिए, अब इसको लिखते हैं। वाई होगा 25 नंबर पे, भी हो जाएगा हमारा 22 नंबर पे। कौन सा विकल्प है जिसमें लास्ट में भी और वाई है? केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें लास्ट में भी वाई है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। कह रहा है कि दिए गए अक्षरों का उपयोग कर उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है, और एक शब्द बनाया जाना है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है विकल्प में से? मतलब ये जो शब्द दिया है ना, इसके अक्षरों को यूज करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। चलो, इसमें मेन खेल यही होता है काउंट करके कि कौन सा अक्षर कितनी बार आया है। ठीक है, जब ये समझ जाओगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, डबल एल इसमें देखो, पहले इसमें बहुत सारा अक्षर दिया है। यहाँ देखते हैं एफ है, इसमें एफ कहीं है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें एम दिया हुआ है, इसमें कहीं एम है नहीं है, इसको नहीं, ये भी बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा। बचा यही आंसर होगा, पहला विकल्प सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विनीत 8 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पूर्व की ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलता है। शुरुआती स्थान से संबंध में अब वह कहाँ है? दूरी भी पता करना है, दिशा भी पता करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बना लेते हैं ताकि इसकी जरूरत पड़े आगे तो हम इसे आसानी से कर सकें। यह उत्तर उधर हो गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम में। ठीक, इतना करने के बाद अब हम शुरू करते हैं बाकी की जानकारी को सॉल्व करना। सबसे पहले विनीत को दक्षिण दिशा में चलाएंगे 8 किलोमीटर। मैं यहाँ सेंटर से मान लेता हूँ 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा वो। तो ऐसे हम एक बिना नाप जो के एक लकीर खींच लेंगे, हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक, अब वहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम देख लो, यहाँ पे पश्चिम ईस्ट वाली दिशा को कहते हैं। तो पश्चिम की तरफ मुड़ेगा, 9 किलोमीटर चलेगा। चलिए ठीक है, ये भी हमने बना लिया 9 किलोमीटर। फिर कह रहा है उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। पूरा 8 नहीं चल रहा है, 6 चल रहा है, मैंने 8 से छोटा रहता है 6। ओके, ये भी बना लिया हमने। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। राइट, 5 किलोमीटर, ये हम बना लेते हैं 9 से छोटा। ठीक है, ये हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर जाएगा। बाईं ओर, इधर किसी का मुंह हो तो बाएं ऊपर होता है, बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। राइट, ये देखो इसके ठीक सामने हो जाएगा। क्यों ठीक सामने होगा? क्योंकि बच्चों 8 यहाँ से यहाँ तक है और 6 यहाँ से यहाँ तक पूरा कर ही चुका है, ये वाला चीज। बचा वह 2 इस ठीक 8 के सामने होगा। अब हमको पता करना है कि अपनी शुरुआती स्थान से, शुरुआत यहाँ से हुआ था ना, वह कहाँ है। दिशा पहले पता कर लेते हैं, दूरी तो पता करना और आसान है। तो दिशा किधर है? ये वाली दिशा को क्या कहते हैं? तो पश्चिम कहते हैं प्यारे बच्चों। पश्चिम 2 विकल्प है, 4 किलोमीटर 13 किलोमीटर। देखते हैं अब सही आंसर क्या होगा। तो 9 टोटल यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से 5 ये वाला निकल गया, बचा 4 किलोमीटर पश्चिम। सही जवाब है सी, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 78। नीचे कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर यह तय कीजिए कौन सा या कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और इसमें से 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2-3 तो मी फिक्स है, कम से कम आएंगे, कम से कम 2-3 आएंगे ही आएंगे। फिक्स का मतलब ये है कि पैटर्न देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरह के कथन के बारे में, समझते हैं कि आखिर कैसे करते कैसे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कथन पढ़ते हैं। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमको आप इसको सॉल्व करना है। बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। विज्ञान के जो अध्यापक हैं प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ पढ़ते हैं। विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, ऐसा कहीं कुछ डिटेल नहीं मिल रहा है।
तो यह वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता है, तो सभी नहीं थोड़े होंगे, हो सकता है कुछ करते होंगे। तो यहाँ पे विकल्प संख्या डी सही है, न तो पहला न तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बाकी विकल्पों से अलग हो। बहुत अच्छा सवाल है ये। नौ चालन माने जल यात्रा, चलना ड्राइविंग जिसको चालन जिसको कहा गया है, तैरना और गोताखोरी। प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताना यह है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाकियों से अलग है। अगर हम चालन यानी ड्राइविंग छोड़ दें तो बाकी सारे विकल्प पानी से संबंधित है। तो चलिए हम इसे चुनाव करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 79 का बी, चालन यानी ड्राइविंग। बाकी सब पानी में नौचालन कर सकते हैं, तैर सकते हैं, गोताखोरी कर सकते हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकते। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है EFUV, GHTV, ABYZ और CDWX में कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। देखो अब हमको ये बताना है कि इनके बीच बाकी तीन में क्या संबंध है। अगर ये हम ढूंढ लें तो जो अलग है उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे, तीसरे वाले विकल्प में देखो, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है। उल्टा का मतलब शुरू से पहला अक्षर ए, आखिरी से पहला अक्षर जेड, वैसे ही दूसरा अक्षर शुरू से बी, आखिरी से दूसरा अक्षर वाई। अच्छा, और भी चेक कर लेते हैं। देखो सी और एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और देखो प्यारे बच्चों ई और भी एक दूसरे का उल्टा होता है, एफ और यू एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन जी का उल्टा होता है एच। जी का उल्टा टी होता है, यहाँ पे भी दे दिया है, और एच का उल्टा एस होता है। यहाँ पे बी विकल्प गलत है, बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि दिए नीचे एक कथन दिया गया है और कथन के आधार पर तर्क दिया गया है। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना रहता है, आपको तर्क कौन सा प्रबल है ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन। क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के स्थान पर विगत अकादमी निष्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए? क्वेश्चन का मतलब यह है कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए क्या दाखिला? रिटन एग्जाम जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बजाय मेरिट के आधार पर होना चाहिए क्या? तो तर्क क्या है अब इसमें देखते हैं। पहला तर्क ये कह रहा है हाँ मेरिट पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? वह यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा जो प्रवेश परीक्षा के व्यय को वहन नहीं कर सकते। एक ये तर्क है। अब हमको ये नहीं बताना रहता है कौन सा तर्क सही है कौन सा गलत है, हमको ये बताना रहता है कौन से तर्क में ज्यादा लॉजिक है, कौन से तर्क में ज्यादा दम है, हम उसका चुनाव करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना रहता है। आओ दूसरा देखते हैं। हाँ, बहुत से प्रतिभावान छात्र जो एकेडमिक परीक्षाओं में मतलब मेरिट में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, वह प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है नहीं, विभिन्न बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं एवं मूल्यांकन विधियों की तुलना नहीं की जा सकती, अतः एक समान मानक पर प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता है। यही सबसे प्रबल है। सही आंसर है ये वाला, केवल तीसरा। तो डी वाला विकल्प सही है, केवल तर्क थी सही है, प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 82 है। नीचे दिए गए वक्तव्यों के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझ कर करिए और आगे देखते हैं। वक्तव्य क्या दिया हुआ है? पहला है कि सभी पुरुष स्त्रियां हैं। इसमें हम वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां सनकी हैं। वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। निष्कर्ष क्या क्या दिया है चलो देखते हैं। सभी पुरुष सनकी हैं। क्या सभी पुरुष सनकी हैं? हाँ, दिख तो रहा है सभी सही। सभी सन की पुरुष हैं। क्या सभी के सभी सन की पुरुष है? ना, ये तो गलत है। कुछ सन की पुरुष हैं। सनकी का कुछ हिस्सा पुरुष है, ये सही है। कुछ सन की स्त्रियां हैं, ये भी सही है। स्त्रियों का कुछ हिस्सा सन की है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। डी वाले विकल्प में यही दिखाया है, तो सही है 82 का डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, जो कह रहा है BEH के
YVSP का जो संबंध है वही DGJM का विकल्प में से किससे संबंध होगा? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। इसमें तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, B का उल्टा Y, E का उल्टा V, E का उल्टा H का उल्टा S और K का उल्टा P, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही D का होता है W, G का शर्ट जो वाला याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रखना, बहुत आसान होता है। H का उल्टा H होता है, I का उल्टा R होता है, T का उल्टा G होता है। तो देखो G का उल्टा क्या होगा, यहाँ T होगा। J और Q एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे J का उल्टा Q और M का उल्टा N होता है। WTQN पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वास्तुकार का जो संबंध भवन से है, प्यारे बच्चों, मूर्तिकार का किससे है, ये आपको बताना है। तो वास्तुकार क्या करता है? भवन का निर्माण करता है, डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। मूर्तिकार क्या करते हैं? वो प्रतिमाएं बनाते हैं। तो सही आंसर है बी, 84 का बी। क्वेश्चन नंबर 85। सैनिक की दो टुकड़ियां ए और बी जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख हैं। दो सैनिक की टुकड़ियां हैं, एक का मुख पूर्व की ओर है और दूसरे का मुख पश्चिम की ओर है। याद रखना, दाहिने साइड ये वाला हिस्सा पूर्व होता है और ये वाला हिस्सा पश्चिम होता है, राइट। आगे देखो, निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं, उनको कहा गया है कि बाएं मुड़, दाहिने मुड़, बाएं मुड़। 2 बार बाएं मुड़ना है और 1 बार दाहिने मुड़ना है, ठीक ना। तो 1 बार बाएं, जैसे ये बाएं मुड़ और दाहिने मुड़ से एक कट गया, क्या बचा? बाएं मुड़। तो दोनों को बाएं मुड़वाना है। इधर जो मुंह किया है उसके लिए बाएं नीचे होगा और इधर जिसका मुंह है उसके लिए बाएं ऊपर होगा, राइट। तो किन दिशाओं में उनकी ओर मुख है? एक का मुख उत्तर की ओर है, दूसरे का दक्षिण की ओर है। ए तथा बी का नाम लिया है और पूर्व पश्चिम, ये ए है और ये बी है। तो ए का मुख उत्तर, बी का मुख दक्षिण। डी वाला विकल्प सही है। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना भड़कीला लग रहा था। सोच में आ जाएंगे बच्चे कि कैसे करूं, मैं कैसे करूं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताते जा रहा हूं, देखते जाइए। ब्रिंग को लिखा जाता है 53@02, वैसे गाइड को लिखा जाता है $2 वगैरह वगैरह, और जिंजर को इस किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलो, अब हमको क्या करना है, बस इसमें मिलाना रहता है कि किस अक्षर के नीचे क्या कोड है, वही उसका कोड हो जाएगा। GINGR पूछा है ना, तो पहले दिया है जी के नीचे यहाँ पे क्या दिया है? 2, ठीक है, वो लिख लो। आई तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है यहाँ पे @ वो लिख लो। 2 3 विकल्पों में दिया हुआ है, आगे चेक करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एन दिया हुआ है यहाँ आखिरी से, यहाँ 2 नंबर पे है एन, इसमें आखिरी से 2 नंबर पे है 0, तो 2@0 एक ही ऐसा विकल्प है, 2@0 इसमें दिया हुआ है विकल्प संख्या भी। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम ऐसा करके समय बचा सकते। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा का जो संबंध मोल से है, वही संबंध किसका? हर्ट्ज से है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल, वैसे ही आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बीडीएसी का संबंध FHEG से है, जो वही संबंध NPMO का किससे है? चलो पता करते हैं आखिर क्या संबंध है। देखने पता चला है 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 6 8 5 7। क्या संबंध दिख रहा है? 2 का 6 से, 4 का डिफरेंस है, 4 का 8 से, 4 का डिफरेंस 1 का 5, अरे वाह, 4 का डिफरेंस है। बस वही हम यहाँ भी करेंगे। 14 16 13 15, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। ठीक, 4 जोड़ दिए हमने। 19 नंबर पे हो जाएगा R, 20 नंबर पे T, Q हो जाएगा 17 नंबर पे, S हो जाएगा 19 नंबर पे। तो इसका RTQS कौन सा विकल्प? डी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। जो संबंध 6 का 64 से है, प्यारे बच्चों, 11 का उसी तरह किससे संबंध है? 64 तो किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो विकल्प में भी स्क्वायर ढूंढने चलोगे तो 3 विकल्प ऐसे हैं जो किसी न किसी के स्क्वायर है। बात यह है कि कैसे 6 का 64 से रिश्ता है। तो 6 में 2 जोड़ के 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा। वैसे 11 में 2 जोड़ के 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा।
सही आंसर है सी 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, और ये मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों, सोचना है, समझना है, जवाब दे देना है। कथन क्या कर रहा है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? मतलब जितने भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं एक ही तरीके से सब में एडमिशन होना चाहिए? विकल्प देखते हैं, तर्क पढ़ते हैं पहले। हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। देखो बच्चों, गलत या सही इसमें नहीं बताना होता है, इसमें ये बताना होता है किस तर्क में ज्यादा दम है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी इससे, नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। क्योंकि देखो ये तर्क जो दिए रहते हैं ना, तुमको सब सही लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम सरासर गलत तुरंत लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसमें यही तो सबसे बड़ा खेल है, इसमें सबसे बड़ा खेल ये है कि सब आपको सही लगेगा, लेकिन आपको उसमें सबसे मजबूत वाले का चुनाव करना है। तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सही बात लग रहा है, ये हुई होगा पहला वाला, तो पहला इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 लेते हैं, इसमें भी कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन क्या बोल रहा है, क्या स्नातकीकरण को किसी भी सरकारी क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बनाया जाना चाहिए? मतलब कम से कम ग्रेजुएट हो, उसी को सरकारी क्षेत्र के संगठनों में प्रवेश के लिए नौकरियों के लिए न्यूनतम होना चाहिए। तर्क है पहला हाँ, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों के मुकाबले स्नातकों का निष्पादन अच्छा होता है। ओके, आगे देखते हैं। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अपना स्नातकीकरण पूरा करने तक बेरोजगार नहीं रह सकते और स्नातक उम्मीदवारों के समान अच्छे कार्य निष्पादन के लिए समर्थ होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है पुलिस बल छोड़ते समय किस प्रारूप क्रमांक पर प्रत्येक अधिकारी को पदमुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है? क्योंकि अब पुलिस की परीक्षा है, पुलिस की नौकरी करने जा रहे हैं, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का सी सही जवाब है, 26 नंबर क्रमांक पे ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेलर को RPYGJCP लिखा जाता है, तो उसी तरह पीकॉक को क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं इनके बीच क्या संबंध है। साफ दिख रहा है मुझे, टी के पहले एस, उसके पहले आर, दो यहाँ माइनस किया गया है। देखो, आर में से 2 माइनस किया गया पी, ए में से 2 माइनस किया जाएगा वाई। अब कहोगे ए में से कैसे माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे। ए के पहले अगर कुछ भी ना हो तो हम तब जेड मानते हैं, मजबूरी अगर हो कि पीछे जाना ही है तो आर के पहले आप जेड मानिए, जेड के पहले वाई, सिंपल। आई के पहले एच, उसके पहले जी, दो का डिफरेंस है सब में। अब हमको भी वही काम यहाँ करना है, पी का दो स्थान पीछे जाएंगे तो होता है पी के पहले ओ, उसके पहले एन, नोज वाला एन। ठीक है, ई के पहले डी होता है, उसके पहले सी होता है। ओके, एन सी, कौन सा ऐसा विकल्प जिसमें एन सी है? तो एक ही ऐसा विकल्प है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद था। यदि माह की पहली तारीख मंगलवार को थी तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? पहली तारीख को मंगलवार है, ध्यान से देखो, पहली तारीख को क्या है? मंगलवार है। और बच्चों 20 तारीख के बाद थी, शनिवार को मिलना है। 20 तारीख के बाद वाली शनिवार, जो सबसे नजदीकी शनिवार होगा, वो हमको ढूंढना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले नजदीकी शनिवार ढूंढना है, इस 1 तारीख के नजदीकी शनिवार ढूंढना है। तो 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बृहस्पतिवार, 4 तारीख को शुक्रवार, 5 तारीख को शनिवार होगा। अब 5 तारीख को शनिवार है तो इसमें 7 जोड़ो, 12 तारीख को शनिवार पड़ेगा, उसमें 7 जोड़ो, 19 तारीख को शनिवार पड़ेगा, उसमें 7 जोड़ो, 26 तारीख को शनिवार पड़ेगा। प्यारे बच्चों, 26 तारीख को शनिवार पड़ेगा, और हमको यही पता करना था कि आखिर 20 तारीख के बाद वाला कौन कौन शनिवार है। तो 26 तारीख, अब 26 के बाद से अगले महीने शनिवार हो जाएगा। विकल्प संख्या डी यानी 26 सही आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थान को भरेगा? रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। ठीक,
अब इसे हम कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह रहती है ना कि इसमें काउंट करते हैं। इसका ट्रिक क्या है? शॉर्टकट में लंबे तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, कम समय में कैसे करें हम? तो कम समय में करने का बुद्धि बताता हूँ। आप एक काम करिए, काउंट करिए, खाली जगह को भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे दो दो को पहले ग्रुपिंग बन लेते हैं, अगर 3 नहीं होगा तो 4 और भी लेंगे, 3 4 देखेंगे। तो दो दो ग्रुपिंग करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। देखो पहला अक्षर इसमें ए है, यहाँ तो बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। ओके, पैटर्न पकड़ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलो जो खाली जगह है उसको उठाएंगे, भर देंगे। बी बी बी, तीन ही जगह खाली था, तीनों जगह बी होगा। सही आंसर है बी। 95 का बी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रणडा सुधीर की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब होता है बेटे की पत्नी। तो सुधीर हैं, उनके बेटे की पत्नी का नाम है प्रणडा। ओके। विभोर की भाभी है। विभोर की भाभी है मतलब देवर हैं विभोर। ठीक है। आकाश सुधीर का पुत्र है। आकाश सुधीर का पुत्र है और विभोर का अकेला भाई है, यानी यही है आकाश, प्रेरणा का पति। प्रेरणा का आकाश से क्या संबंध है? तो सही जवाब है पत्नी, डी। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो प्यारे बच्चों पहले आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक देखते हुए आ गए, इसका मतलब आप में ललक है, आप जरूर सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। प्यारे बच्चों अब इसमें हमको ये पता करना है कि दक्षिण पश्चिम कौन सा है। तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हिस्सा है, ये है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला। इधर आपका मुख इधर है दक्षिण पश्चिम में, मान लो ये सेंटर है, यहाँ से इधर मुंह किया हुआ है कोई। आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं तो आपकी दिशा क्या होगी? बाएं माने एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब देखो इसको हम घुमाते हैं, कैसे घुमाएंगे? चलिए बोर्ड पे देखिए सभी लोग ध्यान से, इस पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसे हम ले जाएंगे, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। अब इसको हम घुमाएंगे 135, तो ये 45 हो गया, इतना हो गया 45, और 90 और घुमा देंगे तो इधर मुंह हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मुख पूर्व की ओर। तो सही जवाब क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? विराट, रोहित विराट से भारी है। तो भारी को ऊपर लिखेंगे, हल्के को नीचे लिखेंगे। रोहित विराट से भारी है, ठीक, लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। लेकिन महेंद्र से जितना भारी नहीं है मतलब महेंद्र ज्यादा भारी है, उनको ऊपर लिखेंगे। विराट मनीष से, ये महेंद्र होंगे। विराट मनीष से भारी है, मनीष से भारी है। बुमराह रोहित से भारी है। बुमराह क्या है? रोहित से भारी है। रोहित से भारी है लेकिन हार्दिक से हल्का है। रोहित से भारी है। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, महेंद्र का क्या स्थान है। ठीक है, अच्छा अगर हम पता भी कर लें बुमराह रोहित और हार्दिक, बुमराह हार्दिक, इनको हम समझ भी लें इधर कहीं, तो पूछा क्या है? बताइए इनमें सबसे हल्का कौन है? तो सही जवाब क्या है? मनीष, विकल्प संख्या बी। बाकी ऊपर का कुछ भी होता रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह से समय बचाया जाता है, इस तरह बुद्धि लगाया जाता है। प्रिलिमिनरी को ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, आओ हम इसको देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, अगर देखो ध्यान से, अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें, PRELIMINARY, तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। 16 नंबर पे होता है P, 18 नंबर पे R, 5 नंबर पे E, 10 12 नंबर पे L, 9 नंबर पे I, 13 नंबर पे M, 9 14 1
18 25। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमको इसे कैसे करना है। अब इसमें हमें देखना ये है कि इन अक्षरों के बीच उतना ही जगह होनी चाहिए जितना कि वर्णमाला में होती है, यही बोला ही है, जितने कि उनके मध्य होते हैं। तो 16 से हम देखना चालू करेंगे। 16 से बड़ा कौन सा अक्षर है? 18 है, वो ठीक बगल में दे दिया है, वो होगा नहीं। आगे देखिए, बहुत बड़ी चीज 25 दिया है, बहुत दूर। काउंट कर लेते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यही हो गया 25। 25 एक अक्षर और आगे होता तो हो जाता। मतलब मैच कराना है। आओ देखें, और 18 से हम काउंट करें 25 तक, क्योंकि 18 से बड़ा सीधे 25 ही है। चेक कर लेते हैं, 18 19 20 21 22 23 24 25, यही हो गया 25। तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बना। 5 से बड़ा देखते हैं। चलो 5 6 7 8 9, इसका संबंध इससे है। 5 के बाद देखो गिनते हुए 9 बोल भी रहा हूँ, 9 लिखा भी है, यानी एक जोड़ा बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच उतनी ही दूरी होती है जितना यहाँ दिया हुआ है। बीच में 3 अक्षर होते हैं, यहाँ भी 3 अक्षर है। इस तरह से इसको किया जाता है। आगे देखो 12 13 14 15 16 17 18, एक यहाँ मिल गया, 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चेक करते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला। 13 के बाद से देखो 13 14 15 16 17 नहीं मिल रहा है। 9 से बड़ा है तो बहुत बड़ा है, उसको लेंगे नहीं। 14 15 16 17 ये भी नहीं लेंगे। अब वापसी भी गिना जाता है। तो 25 से बड़ा कोई अक्षर ही नहीं है, गिन के कोई फायदा नहीं। 18 से बड़ा कोई अक्षर ही नहीं है, गिन के कोई फायदा नहीं। 1 से गिनना चालू करेंगे, देखते हैं। 2 3 4 5 6 नहीं मिल रहा कोई, छोड़ो। 14 15 16 17 18 19 से भी नहीं मिल रहा है, छोड़ो। अच्छा 9 10 11 12, ओके, एक यहाँ भी मिल गया। देखो प्यारे बच्चों, 9 का 12 से उल्टा पुल्टा दोनों चेक किया था। सीधा चेक कर लेते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, उल्टा नहीं चेक करते हैं, यही गलती हो जाती है। तो 9 10 11 12, एक यहाँ पे मिल गया। 3 जोड़े अब तक मिल चुके हैं जिनके बीच उतनी दूरी है जितनी वर्णमाला में होती है। आगे चलो चेक करते हैं। 13 14 15 16 17 18 नहीं मिला। 9 10 11 12 13 छोड़ दो। 12 13 14 15 अब कुछ नहीं है जो कि उनके बीच की दूरी उतनी ही है। 3 ही ऐसे हैं जोड़े मिले जिनके बीच उतनी दूरी दी गई है जितने की वर्णमाला में होती है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। विदर्भ का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12 नंबर पे है। ऊपर से 12 नंबर पे है विदर्भ। पुलकित स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18 नंबर पे है। जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे है, यहाँ से 8 स्थान पीछे है, तो बीच में 7 लोग होंगे। यही होता है जब भी होता है ना कि इतना स्थान आगे उतना स्थान पीछे, तो बीच के लोगों की संख्या एक कम होती है, ठीक ना। इनके बीच 7 लोग हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? चलो जोड़ते हैं। 12 7 19, 19 में 18 हम जोड़ेंगे, वो हो जाएगा 37। प्यारे बच्चों, सही आंसर है बी, 37। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, सीखे होंगे, समझे होंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बढ़िया आया हो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए हमारे साथ, हम आपको जीडी यूपीपी अग्निवीर सारी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।